बस बातें बंद। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन NaOH। NaOH का हमें किसकी परसेंटेज निकालनी है, उसका मास। हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। हाइड्रोजन का कितना हाइड्रोजन है इसके अंदर? 40। एक ही हाइड्रोजन है। टोटल में क्या क्या है? एक Na है, एक ऑक्सीजन है और एक H इनटू 100। तो अब मासेस पुट कर दो। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का 16। सर मासेस याद करने पड़ेंगे? नहीं, तुम्हें दिया होगा, टेंशन मत। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से तुम्हारी क्या आ जाएगी? परसेंटेज आ जाएगी 1/40 इंटू 2.5। तो क्या हो गया? क्लियर? देखो क्या क्वेश्चन है, 2022 में आ रखा है। आईसी हुआ भी नहीं पेपर दो। क्यों नहीं हुआ? अच्छा 21-22 वालों का 22 में होता है ना। तुम्हारा 22-23 सेशन है, तुम्हारा पेपर कब होगा? 23 में। देखो, अगर कभी भी तुम्हारे पास दो तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर में बताता है कि कितने कितने एटम्स हैं, ठीक है। जैसे इथेन है, इथेन के अंदर कितने एटम्स हैं? आदित्य 5 मिनट में कॉल करता हूँ। इथेन के अंदर कितने एटम्स हैं? 2 कार्बन के एटम्स। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 6। तो ये एग्जैक्ट नंबर में बताता है कि कार्बन के कितने एटम्स हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। उस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो एग्जैक्ट नंबर में बताए। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, ये 2 से कट रहा है और मैं 2 से काट दूं, तो ये बन जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन। बेसिकली हमें किस में बता रहे हैं? रेशियो में, क्योंकि अगर 2 से कटा है तो मतलब हमने क्या किया है? दोनों का रेशियो लिया है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें बताता है अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स इन सिंप्लीफाइड होल नंबर रेशियो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताता है अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्ट नंबर, जितना है उतना बता देता है, और एम्पिरिकल में सिंप्लीफाइड होल नंबर रेशियो में बताता है। अगर कभी भी तुम्हारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला हो, तुम्हारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन में दे रखा हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मान लो है AXBY। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? AXBY। और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो, अगर मॉलिक्यूलर से एम्पिरिकल जाना है फिर तो आसान है, जो कॉमन नंबर है उससे काट दो, तो तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर से क्या आ जाएगा? एम्पिरिकल आ जाएगा। लेकिन अगर कभी भी एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर में जाना है तो तुम्हें एक n वैल्यू निकालनी पड़ती है। n क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन, मॉलिक्यूलर मास क्या है? इसका मॉलिक्यूलर मास मान लो, मैं तुम्हें क्वेश्चन में तुम्हें कोई भी दे रखा है, ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है? AXBY। तुमने n की वैल्यू निकाल ली। n क्या होगा? यहाँ पे एक इंटीजर। n क्या आएगा यहाँ पे? एक वो कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो वो दिया होगा। तो अगर तुम्हारे पास n की वैल्यू आ जाती है तो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता है? पहले एम्पिरिकल क्या था? AXBY। अब मॉलिक्यूलर क्या बनेगा? ANXBNY। मतलब जो n की वैल्यू आई उससे सब्सक्रिप्ट्स को क्या कर देना होता है? मल्टीप्लाई कर देना होता है। इस क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, तो एम्पिरिकल मास ऑफ दिस इज 10। तुम्हें एम्पिरिकल मास दिया हुआ है और तुम्हें क्या दिया हुआ है? मॉलिक्यूलर मास। और तुम्हें क्या दिया हुआ है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अपने पास एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है? PQ2। और तुमसे क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर पे जाने के लिए अपने को क्या चाहिए? n। n कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन, n एक इंटीजर है, नंबर है। अगर तुम्हें कोई कहे कि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया क्यों होता है, तो तुम्हें कैसे पता चला कि प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया? फिर ये भी जिसने बनाया होगा वही बताएगा। उसकी वैल्यू क्या कुछ तो होगा, हर एक क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। प्रेशर क्या हर बार सेम होता है?
ये ये और अभी पहला फिलहाल question। किस पर represent कर- फिलहाल ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नंबर है वो? पॉजिटिविटी के। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 30। इंपेरिकल मास कितना दिया हुआ है? 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो मतलब तुम्हें अपने सबस्क्रिप्ट्स को किससे मल्टीप्लाई करना था? P3Q 3 से। तो P3Q 6। कोई डाउट? समझ आया? सिर्फ नोट कर लेगी। अभी तो आसान लग रहा था ये। अरे ये वाले अच्छा मुझे ऐसे भी बता, आ सकते हैं, मुझे क्या पता। तुम्हारे पास मैं कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज देता हूँ, तो मुझे इंपेरिकल फॉर्मूलाज निकाल के बताएं। C6H6 अच्छा इसका करेगा कैसे बताएंगे CH1 करेगा। ऐसा हो गया चलो इन सबके मुझे इंपेरिकल फॉर्मूलाज करके बताओ। इतनी देर तुम लोग C1H1 क्योंकि 6 कॉमन है, 6 से कट जाएगा। इसका इसका देखो यहाँ पे HSO सर ये हाँ N2 of 4 का मैंने 2 से काटा ना। हाँ 2 से काट तो दिया। हाँ, तो सर आपने N1 और 2 का आपने इसकी ऊपर 6 कॉमन है तो 1 लिखा ना। मेरा अबे 1 क्यों नहीं यार। लिखा आपने N1 सर अरे कितना ये बस सर फर्स्ट टाइम हाँ नहीं वन लिख सकते, वन लिखो ना लिखो मर्जी है। तुम यहाँ पे CH भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर जस्ट सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा मेरे को। H2SO4 H2SO2 यहाँ पे H2SO4 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो 1 है ना, हर एक नंबर कटना चाहिए अदरवाइज नहीं काटना है। ठीक, तो हर एक नंबर तो नहीं कट रहा, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? H2SO4 ही रहेगा क्योंकि हर एक नंबर नहीं कट रहा है, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। इसका बताएं H2। हाँ इसको जब अलग अलग देखो, हाइड्रोजन हमें बार बार दिख रहा है तो पहले इसको कंबाइन करके लिख लो। हाइड्रोजन 2 बार दिख रहा है, ऑक्सीजन भी 2 बार दिख रहा है, तो हम इसको कंबाइन करके पहले लिख लेते हैं। तो इसको अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो ये H2CO2 बनेगा। अगेन कोई कॉमन नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि कार्बन के पैर में 1 है जो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही, चाहे तुम ऐसे लिख दो चाहे तुम H2CO2 लिख दो, कोई चक्कर नहीं है। HCO है नहीं सही होगा। हाँ मैंने काट के लिखा अगले वाले का बताएं। CH अब यहाँ पे सारे 2 से कट रहे हैं तो काट दो, तो CH। अगला अब इसमें भी क्या करना है, देखो कार्बन ऑक्सीजन बार बार दिख रहे हैं अपने को, तो पहले कंबाइन करके लिख लेते हैं C2H4O2, तो CH2O। कोई डाउट? समझ आया या नहीं? कितना आसान है बताओ। चलो अगला क्वेश्चन। इस फॉर्म में लिखना चाहिए इस कार्बन ही पहले आएगा हाइड्रोजन। नहीं ऐसा कुछ इसका आंसर हमें फलक बताएगी। then it's molecular for If the empirical formula of the compound is CH and its vapor density is 13, what is the molecular formula? देखो अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया, इंपेरिकल फॉर्मूला है। सुनो इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है vapor texture में molecular mass नहीं। और हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे जाना है तो मुझे n वैल्यू चाहिए। n वैल्यू क्या होती है? मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल मास, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला का मास। इंपेरिकल फॉर्मूला है क्या? CH। तो इंपेरिकल मास मैं इसका निकाल लेता हूँ। एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो इंपेरिकल मास कितना आ जाएगा 13। तो इंपेरिकल मास तो आ गया लेकिन मॉलिक्यूलर मास नहीं आया। आप n नीचे क्यों ले आए? तो है ही नहीं। अच्छा ठीक है क्या नहीं चलो। मॉलिक्यूलर मास बताओ कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ
वेपर डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला भी याद रखें, कई बार वो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं देगा, वो तुम्हें क्या दे देगा, तो वेपर डेंसिटी को डबल कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। तो अपने पास वेपर डेंसिटी कितनी थी 13, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 26। तो मॉलिक्यूलर मास आ गया 26, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर n की वैल्यू 2 आ गई तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा C2H2, जिसको हम प्यार से एसिटाइलिन भी बोलते हैं। सर इसमें सब कुछ ला सकते हैं। हाँ इसमें सब कुछ ला सकते हैं। क्या कह रहा है, कभी कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ आए तो है, कल एग्जाम में। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। आप भी बोले थे इसमें से ही आएंगे। करें आगे, आज टेस्ट भेजी है इसका। आज टेस्ट भेजिए। आज टेस्ट मेरा तो नहीं यार, केमिस्ट्री का होता है ना। आज केमिस्ट्री का है, कल है केमिस्ट्री का पूछने। करें आगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले मैंने पूछ सेम सी डाले। आंसर ट्राई करो। सक्सिनिक एसिड सिंपल फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखो सिंपल फॉर्मूला हम किसको बोलते हैं, क्योंकि उसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं ना। हाँ। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल फॉर्मूला। सक्सिनिक एसिड तो वैसे एसिड है। ये ओसवाल किसकी है? ओसवाल किसकी है, ये मुझे क्या पता किसकी, कहाँ है, ये इसी की है, मेरी है, मैंने इन्वेंट की। इधर देखें, सक्सिनिक एसिड है, सिंपल फॉर्मूला C2H3O2 एंड द मॉलिक्यूलर वेट इज दिस। तो अपने को n निकालना पड़ेगा। n क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास जितना दिया हुआ है 118 अपॉन एम्पिरिकल मास। इसका मास हम निकाल लेते हैं। इसके अंदर दो मिनट, इसके अंदर 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का मास, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का टोटल कितना आ गया 24, 27, 27 और 32 कितना हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो अगर n की वैल्यू 2 आ गई तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H6। वो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, क्लियर। चलो आगे देखें। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पे तुम्हें परसेंटेज दे रखी होती है। जैसे नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी दे रखी है 82.35, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी दे रखी है 17.64, और तुमसे क्या पूछ लिया जाए, एम्पिरिकल। तो जो तुम्हारी परसेंटेज है वही तुम्हारा मास बन जाता है। जो तुम्हारा नाइट्रोजन का परसेंटेज है वही तुम्हारा क्या बन जाता है, मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है। उसके बाद तुम्हें क्या निकालने होते हैं, दोनों को डिवाइड करना होता है। परसेंटेज कंपोजिशन को किससे डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 5.88। इसको नंबर ऑफ एटम्स बोल सकते हो या मोल्स बोल सकते हो। और ये कितना आ जाएगा 17.64। बेसिकली जो तुम्हारी परसेंटेज है उस परसेंटेज को डिवाइड करना है उसके एटॉमिक मास से। जैसे नाइट्रोजन की परसेंटेज है तो नाइट्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, ऑक्सीजन की परसेंटेज है तो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, एंड वहां से 2 डेसिमल प्लेस तक की कैलकुलेशंस तुम्हें करनी है। वैसे तो देखो आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेपर पड़ जाता है। उसके बाद जो छोटा नंबर आएगा, छोटा नंबर क्या आया 5.88 या 17.64, छोटा 5.88 है, उससे सबको डिवाइड कर देना। तो मैंने 5.88 को भी 5.88 से डिवाइड कर दिया और 17.64 को भी किससे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 3। मतलब नाइट्रोजन के पैर में आएगा 1 और हाइड्रोजन के पैर में आएगा, तो ये बन गया अपना एम्पिरिकल। आया समझ। इस कैलकुलेशन में जो भी फॉर्मूला निकलेगा वो हमेशा कौन सा फॉर्मूला होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन में कह देता कि भाई मेरे पास जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी इस कंपाउंड की 17 है, तो बताओगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए फिर से अपने को n निकालना पड़ता। n क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है
इंपेरिकल मास मतलब इसका मास कैसे निकालोगे? एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसका मास कितना आ जाएगा? n की वैल्यू कितनी आ गई? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आया समझ या नहीं? सबसे पहले जो परसेंटेज है उसको डिवाइड करना है एटॉमिक मास से, एक नंबर निकल के आएगा, उन नंबर में से सबसे छोटा नंबर देखो कि कौन सा आ रहा है, उससे सबको डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास क्या बन के आ जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक, इंपेरिकल फॉर्मूला आने के बाद वो तुमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ सकता है, जैसे हमने पहले सेम कैलकुलेशंस किए हैं, वैल्यू निकाल के वहां से इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर? नोट करना है इसे? चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स। हमें मैग्नीशियम की परसेंटेज निकालनी है, तो जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास अपॉन इनटू 100। तो इसके अंदर कितना मैग्नीशियम है? एक ही मैग्नीशियम है। टोटल में क्या क्या है? एक मैग्नीशियम, नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे? 2, 1 into 2 नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6 वाटर। वाटर का मास हमें डायरेक्टली पता है 18 होता है, तो डायरेक्टली पुट करके आंसर निकाल देते हैं। तो मैग्नीशियम का मास कितना हो गया? 24 अपॉन 24 प्लस 14 प्लस 6 into 16 14 into 2 into 100। इसको सॉल्व कर लो एंड आंसर विल बी 9.37। तो डाउट? 9.38 इधर देखें, हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो नाइट्रोजन कितना होता है? अमोनियम नाइट्रेट में कितना नाइट्रोजन था? 2 नाइट्रोजन थे ना। 28। इसमें नाइट्रोजन कितने हैं? 2। टोटल मास इन्होंने पहले ही निकाल लिया। टोटल मास कितना है? और वैसे भी दिया हुआ है, निकालने की जरूरत ही नहीं। टोटल मास कितना दिया हुआ है? सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना ऑक्सीजन है इसके अंदर? 3 ऑक्सीजन। बस वैल्यू सी पुट किए, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? सर बाकी बचा हाइड्रोजन है 1%। सर आपने वो भी निकाला टोटल मास 6 दिया हुआ था बच्चे, दिया हुआ था। वैसे अगर नहीं दिया तो कैसे निकालते? अरे 3% होगा क्या बाकी बचा हाइड्रोजन 15 ही होगा। ये चीज समझो, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो अगर कार्बन की परसेंटेज 82.76 है, तो बाकी का बचा हुआ हाइड्रोजन ही तो होगा। 17 पॉइंट। तो अब हमें इसका मासिस पता है, एटॉमिक मास कितना होता है? इसका 12 और इसका, फिर हमें क्या निकालना है? एटम्स या मोल्स। कैसे निकालते हैं? 82.76 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, है ना? करो ट्राई। 89 डिवाइड किया है 12। हाँ, बेसिकली मैंने क्या किया है, 82.76 को 12 से डिवाइड कर दिया है। अगर हम ये डिवीजन करते हैं तो ये आंसर आ रहा है निकल के 6.89 और ये आएगा 17.24। अब सबसे छोटा नंबर क्या है? तो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। क्या कर देते हैं? तो ये तो 1 ही बनेगा, और ये कितना बन जाएगा? 2.5। अब दिक्कत ये है कि ये नंबर तो आया ही नहीं। ऐसा फॉर्मूला तो होता ही नहीं कि C1H2.5, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना होगा? इसको किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये किसमें कन्वर्ट हो जाए? होल नंबर।
अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो हम किससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा, हाँ अब सही हो गया। तो अपना इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, C2। समझ आया, ये तो इंपेरिकल आया, लेकिन हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए होगा, एन वैल्यू। एन वैल्यू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, और इंपेरिकल मास, इसका मास हम निकाल सकते हैं 29 आएगा। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C4। समझ आया, कोई डाउट। हम करें, देखें सर कर रहे हैं 2 मिनट, पहले मुझे सिखाने दो। देखो अगर तुम्हें कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन दिया जाए, ब्यूटेन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन C4H10। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन। अभी पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक का, ठीक है। तो उसको जब भी हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, जब भी हम इसको ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, तो हमेशा ही अपने को क्या मिलता है, CO2। और हमेशा तुमने सबसे पहले कार्बन बैलेंस करने हैं, बैलेंसिंग तो कर लोगे, ठीक। तो इसके आगे 2 लग जाएगा, इसके आगे क्या लग जाएगा, 13, 8, और इसके आगे, इसको बैलेंस करने का एक छोटा तरीका भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, सबसे पहले कार्बन बैलेंस करने हैं, कार्बन के बाद क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, 10, तो यहाँ क्या लगा देता हूँ, 5। अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4 × 2 8, 8 + 13 हो गए। तो यहाँ पे क्या करो तुम, 13/2 कर दो, क्या करो 13/2, क्यों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। 2 मिनट सुने पहले, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 13/2 कर दिया, क्यों, ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो रहे थे अपने पास, 13, यहाँ ऑक्सीजन कितने थे, 2। मैं कोई भी नंबर लगाऊंगा तो इवन में आएगा, तो मैंने यहाँ 13/2 कर दिया, ताकि 2 से 2 क्या हो जाए और बचे कितना, ऑक्सीजन। अब हम फ्रैक्शन में तो ऐसे लिख नहीं सकते, तो हम पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। पूरी इक्वेशन को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिनोमिनेटर और 2 कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। नहीं तो तुम लोग बनाते रह जाओगे, ये बैलेंसिंग नहीं होगी ऐसे। कोई डाउट, आपने मल्टीप्लाई कर तो दिया मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर कट जाएगा। 13/2 कैसे है, वो और 2 का बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, वो तो ये 13 टोटल हो गया, उसके बाद अपॉन 2 कैसे आ गया, 13/2 कर दिया ना, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, हमने अपने आप से किया, वो अपने आप से किया। 2 कैंसिल नहीं होगा, तो देखो अगले में, अरे ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, लेकिन हमें पता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो अपना करने का तरीका है। तो हमने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि 13/2 क्या बन जाए, 13। या अपनी नॉर्मल बैलेंसिंग कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया है, तुम्हें एक का वॉल्यूम दिया है 90 डेसीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना दिया है, और हमसे पूछा क्या है, ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन करें, तुमने बस बैलेंस्ड इक्वेशन देखनी है। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या कहती है कि भाई अगर ये 2 डेसीमीटर क्यूब होता तो ये कितना होता, 13 डेसीमीटर। अगर ये 2 डेसीमीटर क्यूब होता तो ये कितना होता, 13 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर 2 डेसीमीटर क्यूब अपने पास C4H10 होता तो ऑक्सीजन कितना लगता, 13 डेसीमीटर क्यूब O2। कोई डाउट, अगर 1 डेसीमीटर क्यूब C4H10 होता अपने पास तो ऑक्सीजन कितना लगता, सिर्फ यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं और कुछ नहीं। अपने पास कितना ऑक्सीजन है इस टाइम, कितना C4H10 है, 90। तो 90 डेसीमीटर क्यूब ऑफ C4H10 के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, इसको सॉल्व कर लो तो इट विल बी 45 × 13 एंड 117.2 बन गया, आया समझ, दोबारा से समझें।
तुम्हें एक का पहले बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, किसी एक का डाटा दिया होगा, बाकी किसी का भी डाटा पूछ सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर ये 2 डेसीमीटर क्यूब, यूनिट मैंने सेम कर दिया, अगर ये 2 डेसीमीटर क्यूब है तो ये कितना बनेगा, 13 डेसीमीटर क्यूब बनेगा। तो अगर ये 1 डेसीमीटर क्यूब होता तो 13/2 अपने पास जो था उससे मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर। कोई डाउट? क्या मुझे इसी इक्वेशन में CO2 बताओगे? हाँ 360 आ रहा है, देखो 720 आएगा 360 आ रहा है, बैलेंस इक्वेशन नहीं, हां 360 आएगा। 8 into 45। अगर ये 2 डेसीमीटर क्यूब होता, अगेन अब मुझे CO2 चाहिए, मैं डाटा दिया तो इसका हुआ है ना, अगर ये 2 है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, अगर ये 2 डेसीमीटर क्यूब होता C4H10, अब मुझे CO2 चाहिए तो ये कितना होता, 8 डेसीमीटर क्यूब। कोई डाउट? क्लियर? अगर ये 1 डेसीमीटर क्यूब होता तो कितना होता, 2 वॉल्यूम 90 है, 1 वॉल्यूम 40 है, 8/2। क्लियर या नहीं? एंड अब अपने पास कितना है, ये 90। तो अगर ये 90 डेसीमीटर क्यूब है तो ऑक्सीजन कितना लगेगा, 8/2 इंटू 90 डेसीमीटर क्यूब CO2, 45 इंटू 8। 360 आ रहा है सर, टाइम्स 4 into आया समझ या नहीं? कोई डाउट? क्लियर? एंड ये सिर्फ जो लॉ है ये सिर्फ किस पे लगता है, गैसेस पे। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन वाटर कैसा है, लिक्विड। तो हम लिक्विड की वॉल्यूम इससे नहीं निकाल सकते, तो अगर कोई वाटर की पूछे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, इट विल बी नेग्लिजिबल। वाटर वेपर की निकाल सकते हैं, लिक्विड की नहीं निकाल सकते। इसलिए नहीं कोई डाउट? हम लिक्विड की नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए अगर कोई वाटर की वॉल्यूम पूछे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, हम लिखेंगे NiL, नेग्लिजिबल, क्योंकि ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। कोई डाउट? समझ आया? तो अगर एक की वॉल्यूम दी है तब तो कोई चक्कर ही नहीं है, बड़े आसानी से यूनिटरी मेथड से तुम बैलेंसिंग के थ्रू कर सकते हो। करो। प्रोपेन होता है C3H8, जब हमने ऑक्सीजन में बर्न किया तो अपने को क्या मिलेगा, CO2 सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, कार्बन। कार्बन कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 लगा दिया। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन कितना है यहाँ 1, तो यहाँ 4 लगा दिया। अब यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया, 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लगा दो, 10/2, 10/2 मतलब कितना, 5। सर फॉर एवरी O2 का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक वॉल्यूम का 500 सीसी है, मतलब अब तुम्हें क्या दिया है, कुछ नहीं है, इसका वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है 500 सीसी टोटल का। हाँ। मैंने ना पेपर में पहले एक का और ये पूछा ना, बस ये पूछा। हो जाएगा 100 सीसी। देखो अगर 5 cc O2 होता, अगर 5 cc O2 होता तो C3H8 कितना बनता, 1 cc। आ रहा है समझ या नहीं? अगर 5 cc O2 होता, यूनिट मैंने सेम रख देने हैं जो क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। अगर 5 cc O2 होता तो C3H8 कितना होता, 1 cc C3H8। आया समझ या नहीं? अगर 1 cc O2 होता तो 1/5 cc ऑफ यूनिटरी मेथड, कि अगर 10 आइसक्रीम 100 रुपए की हैं तो एक आइसक्रीम कितने की होगी, 100/10। ठीक, अब अपने पास कितना O2 है, 500 cc। 500 cc O2 के लिए कितना प्रोपेन लगेगा, 70 ही 100 आएगा बच्चे, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई डाउट, डायरेक्ट भी हो जाता। अगर ये 5 है तो ये 1 है, 1/5 हो रहा है, 1/5 इसका करोगे तो कितना आ जाता है, 100। अगर 5 cc O2 है तो कितना CO2 है, 3 cc। अगर 1 cc O2 होता तो 3/5 cc क्या हो जाता, CO2। क्लियर? एंड अपने पास O2 कितना है, 500।
तो 500 सीसी O2 के लिए 2/5 इंटू 500 तो कितना आ जाता 3/5। हमें इतना सारा लिखने की जरूरत है कि अगर हम नहीं, तुम अगर डायरेक्टली समझ पा रहे हो तो डायरेक्टली लिख दो, कोई नहीं चक्कर सर 5 cc O2 3 cc नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ। ना हम डायरेक्टली देख सकते हाँ हाँ, बस डायरेक्टली करते करते गलत मत कर देना कुछ। हैं सर आया समझ या नहीं? बहुत ज्यादा अच्छे से कितना आसान है। बहुत सारा कुछ इस क्वेश्चन को ट्राई करें। पहले अपनी बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। 4 अमोनिया 5 ऑक्सीजन 4 NO। अब अपने को किसकी वॉल्यूम दे रखी है? अमोनिया की। अमोनिया कितना दे रखा है? 100 सीसी। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये निकालना है। तो देखो, अगर ये 4 सीसी है तो ये कितना सीसी हो जाएगा? 5 सीसी। तो 4 सीसी ऑफ अमोनिया गिव्स 5 सीसी ऑफ O2। बैलेंस इक्वेशन से लिख लिया हमने। तो अगर ये 1 सीसी होता तो ये कितना बनता? 5/4 सीसी। एंड अपने पास कितना सीसी है? तो 100 सीसी अमोनिया कितना O2 यूज करेगा? 5/4 into 100 सर ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन में आते हैं और 25 कितना सिंपल है बताओ। कुछ भी नहीं है। समझ आया या नहीं? बहुत कोई दिक्कत? देखो, तुम्हें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है H2S प्लस Cl2 प्लस 2HCl प्लस S। अब तुम्हें क्या कहा कि 112 सीसी तुमने क्या लिया? H2S। और 120 सीसी तुमने क्या लिया? Cl2। और तुमसे क्या पूछा? मास ऑफ। अच्छा, मास वाला तो क्वेश्चन हमने किया ही नहीं है, रुक जाओ। मास वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो अलग से लॉ लगता है। हाँ मैं तभी सोचूं। तुम एक काम करो, यहाँ से HCl गैस कर दो। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस? क्वेश्चन को चेंज कर लें एंड क्वेश्चन में लिखें व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। व्हाट वॉल्यूम ऑफ इसमें न्यूज़ वगैरह कौन सकता है? अब देखो, 2 का डाटा दिया हुआ है। अगर 1 का दिया होता तो मैं बड़े आराम से अपना यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर लेता, लेकिन अब 2 का डाटा दिया हुआ है तो हमारे पास दिक्कत ये है कि कौन सा डाटा हमें यूज करना है। तो सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है? जो तुम्हारी गिवन वॉल्यूम है, जो तुम्हारी गिवन वॉल्यूम है उसको डिवाइड करो किससे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, मतलब बैलेंस, जो बैलेंसिंग के साथ में नंबर लगा है उससे। तो अपने पास गिवन वॉल्यूम कितनी थी? 112। इसको डिवाइड किया किससे? 1 से। तो आंसर कितना आया? 120 दे रखा था, इसको भी डिवाइड किससे किया? तो आंसर कितना आया? जो छोटी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से तुम्हें कैलकुलेशंस करनी है। जो छोटी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से तुम्हें क्या करनी है? तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ये क्या होता है असली में? मतलब ये कम अमाउंट में है, लिमिटिंग। क्लियर या नहीं? जो छोटी वैल्यू आएगी तुम्हें उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करनी है। अब हम दोबारा से अपनी कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं। अगर 1 cc H2S लेते, क्योंकि हमें पता चल गया अब हमने H2S के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। अगर हम 1 cc H2S लेते तो HCl कितना मिलता? 2 cc, जैसे हम पहले करते आए। और हमने कितना H2S लिया? 112 cc। हमने कितना H2S लिया? 112 cc। इसके लिए कितना HCl लगेगा? आया समझ या नहीं? आया। दोबारा समझें। जो भी तुम्हारे पास वॉल्यूम दे रखी है तुमने उसको डिवाइड कर दिया किससे? जो बैलेंस्ड इक्वेशन में नंबर लगा है। फिर तुमने देखा जो छोटी वैल्यू आएगी वो क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशंस
करनी होगी। तो हमने इसके हिसाब से इसकी वॉल्यूम निकाली कि अगर ये 1 सीसी है तो ये कितना सीसी है 2, और ये कितना था 112, तो ये कितना हो जाएगा 224 सीसी। नो डाउट। तो अगर हमने 120 लेते तो 240 आता, जो आंसर गलत होगा। तुम लोग मुझे इसमें कैलकुलेशन करके बताओ। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि कितना CO2 बना। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? CO है अपने पास, O2 है, CO अपने पास कितना है 560 ml, और ये है 500 ml। अब तुम मुझे कैलकुलेट करके ये बताओ कि कितना CO2 बने। क्वेश्चन बस इतना सा है, 560 बनेगा। चलो आंसर देखें। अब 2 का डाटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 560 को डिवाइड कर दो किससे? 2 से। तो ये आ जाएगा कितना 280, और 500 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1 से। तो ये कितना आएगा 500। तो छोटी वैल्यू किसमें आ रही है? 280। तो हमने छोटी वैल्यू किसमें आ रही है? 280 में। तो ये क्या बन जाएगा अपना लिमिटिंग। तो इसके हिसाब से हमें बाकी की कैलकुलेशंस करनी। तो अगर ये 2 ml होता तो ये कितने ml बनता? 2 ml बनता या नहीं? तो अगर ये 2 ml होता तो CO2 भी कितना मिलता? 2 ml। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 1 ml होता तो CO2 भी कितना होता? लेकिन ये अपने पास कितना है? तुमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ये 280 मत पुट कर देना गलती से। अपने पास कितना है CO? 560 ml। तो अगर 560 ml CO है तो CO2 भी कितना मिलेगा? 1 का 1 ही तो मिल रहा है, तो 560 का क्या मिलेगा? आया समझ या नहीं? सर मैंने किस किस को समझ नहीं आया? मेरा आंसर ठीक है, बट शायद वो 560 ml of CO is mixed with 500 ml of oxygen. The chemical exchange. They calculate the volume of oxygen used. अब मुझे ये निकाल के बताओ कितना O2 यूज हो गया। अब देखो मुझे क्या निकालना है, O2 यूज निकालना तो इसी के हिसाब से है ना। सारी कैलकुलेशंस किसके हिसाब से होती हैं? लिमिटिंग रीजन के हिसाब से। अगर मैं 2 ml CO लेता तो कितना O2 यूज हो जाता? 1 ml। अगर ये 2 ml होता तो ये कितना यूज हो जाता? 1 ml यूज हो जाता। अगर मेरे पास 1 ml CO होता तो ये कितना यूज हो जाता? 1/2 ml हो जाता या नहीं? एंड अपने पास कितना CO है? 560। ml के लिए तो ये कितना यूज हो गया? तो 280 यूज हो गया। कितना रह जाएगा? कई बार पूछ लेते हैं कितना रह गया। O2 लेफ्ट 500 दिया था, 500 दिया था या नहीं? कितना यूज हो गया? तो बचा कितना? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को अपने को मिल जाते हैं। क्या बताने से दोबारा बताना। अगर तुम्हें O2 लेफ्ट पूछा जाए तो पहले तुम्हें यह देखना होगा कि कितना O2 यूज हुआ। वो इसी तरीके से देखोगे कि 2 का 1 तो 560 का 280 लिया कितना था? 500 में से 280 यूज हो गया, बचा कितना? 220। आया समझ? करो इसे नोट। बैलेंस इक्वेशन है, ट्राई करो क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज कूल्ड। कूल्ड मतलब H2O क्या है? लिक्विड। तो H2O तो हम निकालेंगे ही नहीं, वो तो खत्म ही हो गया है ना। मुझे ये पता करना है कि कितना CH4 बचा। हमने लिया कितना था? 80 सेंटीमीटर क्यूब। एंड O2 कितना लिया था?
अब मुझे ये पता करना है ये कितना बचा, ये कितना बचा एंड ये कितना बना, तीनों अमाउंट्स निकालने करें। क्वेश्चन को समझे, बातें बन ओके सर। देखो सबसे पहले तो दो डाटास दे रखे थे, हमें लिमिटिंग रीजन ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं 80 को डिवाइड कर देते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन से, किससे 1 से। अगर 80 को 1 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 80। सिमिलरली 200 को भी मैं किससे डिवाइड कर देता हूं पहले 2 से। पहले ये तो देख लेना कि कौन छोटा है। तो कम वैल्यू किसकी आ रही है CH4 की, तो CH4 अपने लिए क्या है एक, तो मतलब मुझे सारी कैलकुलेशंस अपनी किसके हिसाब से करनी है, तो मैं पहले ये देख लेता हूं कि कितना CO2 बना। अगर मैं 1 CH4 देखता हूं तो CO2 भी कितना है 1, ठीक। तो अब देखो अगर मैं ये 1 ml CH4 लेता हूं या 1 सेंटीमीटर क्यूब कह दो, 2 मिनट, अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब CH4 लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही अपने को क्या मिल रहा है, और अपने पास कितना CH4 है 80। तो अगर यहाँ पे 80 आया, 80 कैसे आएगा 1 को 80 से मल्टीप्लाई करके, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया होगा 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 80 से, तो यहाँ पे भी 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो CO2 कितना आया, ये तो आ गया आंसर। अब मुझे ये देखना होगा कि कितना O2 बचा, तो कितना O2 बचा उसके लिए मुझे पहले ये देखना होगा कि कितना O2 यूज हो गया। तो अगर मैं 1 CH4 लेता हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4, तो कितना O2 यूज हो जाता, 2 ml या 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, अगर 1 ना हो तो 1 बनाना पड़ता है यूनिटरी मेथड में, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो अब अपने पास कितना CH4 है 80। यहाँ पे कैसे बनेगा, 1 को 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4, अगर यहाँ पे 80 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अच्छा हाँ, इतना यूज हो गया, तो बचा कितना, लिया कितना था इनिशियली 200, यूज कितना हो गया, तो बचा कितना, तो हमने CO2 निकाल लिया, कितना बन रहा है 80, O2 कितना बच रहा है, एंड जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो तो बचता ही नहीं है, तो CH4 लेफ्ट कितना आ जाएगा, आया समझ या नहीं, कोई डाउट, नोट करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। एसिटाइलिन बर्न्स इन एयर, देखो मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, समझो पहले। तुम्हारे 2 मिनट, तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 मोल्स ऑफ C2H2, अब देखो अपने पास क्या दिया है 50 cc एसिटाइलिन, एसिटाइलिन होता है C2H2, और हमें पूछा है कितनी एयर लगेगी, एयर में ऑक्सीजन है, तो अगर मैं ऑक्सीजन तक पहुंच जाऊं तो एयर तक भी पहुंच जाऊंगा, अगर मैं ऑक्सीजन तक पहुंच जाऊं तो मैं ऑक्सीजन से क्या निकाल लूंगा एयर, तो मेरा मेन काम है कि क्या निकालना, ऑक्सीजन निकालना, ये क्लियर। तो अगर ये 2 cc है तो ऑक्सीजन कितना लगेगा 5 cc। अगर अपने पास 2 cc, क्योंकि अपने पास एक ही का डाटा है, जब एक ही का डाटा है तब तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, उसके हिसाब से नॉर्मली कैलकुलेशंस कर दो। अगर 2 cc C2H2 होता है तो 5 cc क्या होगा O2, पहले यहाँ पे 1 का रेट निकालो, तो अगर 1 cc C2H2 होता है तो ये कितना हो जाएगा 5/2 cc, बेसिकली मैं 2 को नीचे ले आया, कोई डाउट। अब अपने पास कितना है यहाँ पे 50, तो 50 के लिए कितना बनेगा, 50 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 50 को ही दूसरी साइड भी क्या कर देते हैं, H5 लिख दिया सर आपने, कहाँ लिखा, ये देखो सही तो है,
कितना O2 आएगा? 125। लेकिन ये तो क्या आया O2, हमें तो क्या निकालना है? एयर। अब एयर में कितना O2 है? एयर के अंदर 20% क्या है? तो 20% ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब क्या है? 20% ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 20% जितना एयर दोगे उसका क्या आएगा अपने पास? ऑक्सीजन आ जाएगा। तो मुझे नहीं पता एयर कितना यूज किया, 20% मतलब 20/100 ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर। दिस इज वॉल्यूम ऑफ O2। वॉल्यूम ऑफ O2 तो हमने निकाल लिया कितना, कोई डाउट? समझ आया? तो यहां से वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आ गया, अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो सीधा ही नहीं कर सकते 20/100 into 125। 625 cc एयर। समझ आया? पहले मैंने O2 निकाला। O2 कहां से मिल रहा है? एयर से। एयर के अंदर 20% ऑक्सीजन है। कहने का मतलब यह है कि 20% ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो 20% ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर मुझे निकालना था, वो किसके बराबर हुआ? 125, क्योंकि ऑक्सीजन की वॉल्यूम हमने निकाल ली थी एंड वहां से मैंने सॉल्व करके क्या निकाल दिया? वॉल्यूम ऑफ एयर। कोई डाउट? अच्छा मुझे बताओगे वॉल्यूम ऑफ एयर अनयूज्ड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर अनयूज्ड। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना लग रहा है अपने पास? 625। तो वॉल्यूम ऑफ एयर अनयूज्ड, देखो 625 टोटल चाहिए था, उसमें से ऑक्सीजन तो हमने क्या कर लिया? यूज कर लिया ना। एयर में तो बहुत कुछ है, उसमें से हमने सिर्फ क्या यूज किया? ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन यूज किया? कितना बचेगा? तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितना O2, कितना एयर बचेगा। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर लेफ्ट। आया समझ या नहीं?